हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। हम लोग दोस्तों प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और अभी चल रहा है आप सभी का डीएलएड। और डीएलएड में यूनिट नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया है। यूनिट नंबर 7 का पार्ट 1 भी हो गया है। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। जी हाँ, डीएलएड यूनिट नंबर 7, इसके बाद एक यूनिट और आपका बचेगा यूनिट नंबर 8। इसके बाद आपका डीएलएड भी पूरा समाप्त हो जाएगा। और इसका जितना टेस्ट कराया गया है वो पीछे वाला आप जरूर रिवीजन करते रहिएगा 1 से लेकर के 8 तक दोस्तों, है ना। क्योंकि देखिए डीएलएड ही आप लोग को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर टाई होता है नंबर तो डीएलएड के आधार पर ही आपका पहले सिलेक्शन होगा। और अगर डीएलएड में नंबर ज़्यादा रहता है तो ठीक है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा डीएलएड पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसे भी अधिकतर लोगों का समान अध्ययन अच्छा ही होता है। समान अध्ययन तो ऐसे भी लोग थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं, जानकारी होती है, लेकिन डीएलएड हमारे बहुत कम ही उपयोग होता है, ठीक ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा डीएलएड पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और हम भी डीएलएड पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी सीरीज चल रहा है, ये थ्योरी क्लास अभी चल रहा है। इसके बाद इसका हम क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका यूनिट नंबर 7 से होता है, ठीक है। तो एग्जाम में देखिए 8वां यूनिट जो आप लोग कर लीजिएगा, इसी से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। इसका पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे ग्रुप में जुड़ना होगा, वहां पर आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे। और 1 तारीख से दोस्तों आपको नया बैच भी शुरू हो रहा है डीएलएड और समान अध्ययन का प्रधान शिक्षक के लिए। अगर उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। 9 बजे से आपकी डेली क्लास होती है। इसमें दोस्तों मात्र 399 आपका चार्ज लगेगा जो नए टीचर हैं उनके लिए। और जो पुराने टीचर अगर जुड़ना चाहते हैं नए बैच में तो उनका मात्र 201 रुपया चार्ज लगेगा। ये नंबर हमारा दिया गया है फोन पे, गूगल पे, जिस पे आप ऑनलाइन पेमेंट करके जुड़ सकते हैं, है ना। अगर आप फोन पे गूगल पे नहीं यूज करते हैं तो आप अपने मित्र के माध्यम से या साइबर कैफे से कहीं से भी आप इस नंबर पे पेमेंट करा के हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जो भी पेमेंट करेंगे दोस्तों तो आप हमें जो पेमेंट होगा उसका रिसिप्ट जो है आप हमको भेज दीजिएगा इसी नंबर पर, व्हाट्सएप पर। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और पीछे वाला आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए इसका क्लास शुरू करते हैं। भारतीय समाज में समावेशन एवं अपवर्जन, इसके बारे में पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे, है ना। हम लोग वर्ग के बारे में आप लोग को बता दिया गया था दोस्तों, है ना, कि वर्ग की क्या विशेषताएं हैं, है ना। और जाति की क्या विशेषताएं हैं, जाति के बारे में भी बता दिया गया था। सामाजिक वर्ग के कौन कौन से प्रकार हैं ये भी आप लोग को बता दिया गया था। आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन में जेंडर आधारित स्वरूप, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है और इसमें और भी बहुत सारा टॉपिक है, उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो लगभग 1 घंटे की क्लास चलेगी, है ना। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना है। गुड इवनिंग सभी लोगों को, जल्दी से आ जाइए, 9 बज गई है। 9 बजे से आपकी क्लास शुरू होती है। तो भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन में जेंडर आधारित क्या स्वरूप है। कह रहा है कि आधुनिक युग में वर्तमान समाज में भी ऐसे बहुत से रीति रिवाज, तौर तरीके, अभिवृत्तियां, समस्याएं, संस्थागत वैचारिक भिन्नताएं विद्यमान है जिसके द्वारा बहुत ही चतुराई से महिलाओं पर लांछन लगा दिए जाते हैं। जी हाँ, इस प्रकार की समस्या हमारे समाज में अभी भी व्याप्त है, ठीक है, जो जिसका मतलब महिलाएं झेल रही है। एक परंपरागत समाज में कह रहा है कि विधवाओं की स्थिति, बिना ब्याही माँ की स्थिति, तलाकशुदा स्त्रियों, वेश्याओं और महिलाओं की स्थिति बड़ी ही घृणास्पद रही है, ठीक है। ये सभी चीजें भी हमारे समाज में देखने को मिलता है। इसी संदर्भ में कह रहा है दोस्तों कि पर्दा प्रथा अब तो इसका चलन लगभग समाप्त हो गया है ना। रजोनिवृत्त एवं पुरुष समाज द्वारा लगाए गए अनेक प्रतिबंध शामिल है जो महिलाओं को समाज में निकृष्ट स्तर एवं निचले स्तर की ओर संकेत करता है, ठीक है। आखिर महिलाओं को ही इस प्रकार का क्यों करना पड़ता है ना। तो ऐसे तो अब धीरे धीरे करके इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लग रहा है। बहुत कड़े कानून भी बना दिए गए हैं। अगर इस प्रकार का किसी के केस आता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये चीज़ व्याप्त है हमारे समाज में। महिलाओं को नीचे नज़र से देखा जाता है, छोटा नज़र से देखा जाता है, ठीक है। उनको बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता है, ठीक है।
इस प्रकार का अभी भी समाज में व्याप्त है ना अभी। लेकिन खैर बहुत हद तक ये चीज सुधार में आया है। आप अपने स्कूल में देखते होंगे, आस पड़ोस में भी देखते होंगे कि आजकल जो बच्चियां हैं वो थोड़ा सा बच्चों से ज़्यादा मतलब कि एक्टिव है पढ़ाई के मामले में, खेल कूद के मामले में, सभी चीज़ों के मामले में आप इस चीज़ को आप देखते होंगे। ठीक है, तो लड़की जो है वो लड़का से किसी भी रूप में कम नहीं है ना। उसको हमको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। कह रहा है कि इस प्रकार के प्रतिबंधों से महिलाओं के मस्तिष्क में एक प्रकार की हीन भावना का जन्म होता है ना। अगर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाए, उनको बाहर न निकलने दिया जाए, हमेशा पर्दा में रहने के लिए कहा जाए, उनको बाहर पढ़ने न दिया जाए है ना, सिर्फ उनको चूल्हा चौका में लगाए रखा जाए, तो इससे क्या होता है ना कि महिलाओं के दिमाग में ये चीज़ आ जाता है कि हम सिर्फ इसी के लिए मतलब पैदा हुए हैं है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाएं आज पुरुषों से काफ़ी आगे निकल रही है। आप देखते होंगे मैट्रिक का एग्जाम होता है, इंटर का एग्जाम होता है ना, लड़कियां ही उसमें टॉप करती है, ज़्यादा परसेंटेज लड़कियां का ही रहता है। आप लोग स्कूल में भी देखते होंगे लड़कियां काफ़ी पढ़ने में तेज है लड़कों से है ना। लड़के जो होते हैं सिर्फ खेल कूद में इधर उधर दिमाग ज़्यादा लगाते रहते हैं। कुछ ही लड़के होते हैं जो तेज होते हैं है ना। लेकिन हम तो देखते हैं अधिकतर लड़की लोग पढ़ने में थोड़ा सा एक्टिव होती है ना, चाहे वो कोई प्रतियोगिता हो या फिर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना हो है ना। लड़कियां काफ़ी आगे रहती है आज के ज़माने में। ठीक है, तो उसको हमको और क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट कर रहा है दोस्तों कि लिंग की सामाजिक अवधारणा। कह रहा है कि भारत में पितृसत्तात्मक एवं रूढ़िवादिता प्रचलित होने के कारण महिलाओं के साथ प्रत्येक क्षेत्र में असमानता पूर्वक व्यवहार किया जाता है। जी हाँ, हमारा समाज कैसा है दोस्तों, तो पितृसत्तात्मक है ना। हमारा समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज है। रूढ़िवादिता यहाँ पर प्रचलित है, जिसके कारण महिलाओं के साथ असमानता पूर्वक व्यवहार किया जाता है ना, यानी कि पुरुष के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, उसके साथ समान व्यवहार करना है ना। हम लोग शिक्षित वर्ग हैं, तो हम ही लोग दोस्तों इसमें आगे आएंगे, तभी ये चीज खत्म हो सकता है। ठीक है, कह रहा है कि प्रायः सभी कार्यों के क्षेत्र में, वेतन के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र आदि उनको निम्न स्थान ही प्राप्त है ना। कोई भी आप क्षेत्र देख लीजिए है ना, उसमें महिलाओं को अब इसकी संख्या धीरे धीरे करके बढ़ रही है ना। बिहार सरकार भी इस पर काफ़ी जोर दे रही है महिलाओं पर है ना। बहुत सारे चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, खेलकूद के क्षेत्र में हो या फिर किसी और क्षेत्र में हो, तो इसमें काफ़ी सरकार भी ध्यान दे रही है। हम लोग को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और जो जिनके माता पिता हैं तो उनको भी थोड़ा सा अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कह रहे समाज में महिलाओं के पास कोई शक्ति नहीं है, ऐसे में उनके आर्थिक लाभ के लिए चलाई जा रही योजनाएं असफल हो जाती है। ठीक है, वो वस्तुएं महिलाओं जो देश की जनसंख्या का लगभग आधा भाग है, यदि इनका विकास अवरुद्ध होगा तो प्रत्यक्षतः देश का विकास क्या होगा, अवश्य ही अवरुद्ध होगा है ना। क्योंकि महिलाओं की संख्या लगभग कितनी है, तो पुरुषों के लगभग आधी है ना, थोड़ा बहुत कम है ना, लगभग तो आधी है। अगर महिलाओं को भी हम बराबर अगर लेकर के चलेंगे, पुरुषों के बराबर लेकर के चलेंगे, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, तो दोनों को समान नज़र से देखना चाहिए, है कि नहीं। आप भी अपने घर में कभी भी किसी के साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। अपने समाज में अगर इस प्रकार का भेदभाव होता है तो आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग शिक्षित वर्ग से हैं और हम ही लोग कुछ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसमें आगे कह रहा है कि वस्तुतः महिलाएं जन्मदात्री है, अगली पीढ़ी की सृजन है। यदि वे ही पूरी तरह से विकसित नहीं होगी तो वे किस प्रकार एक सुदृढ़ नई पीढ़ी को जन्म दे सकेगी। बिल्कुल सही बात है ना। अगर महिलाएं ही शिक्षित नहीं रहेगी दोस्तों है ना, अगर महिलाएं शिक्षित हो जाती है ना, तो वो अपने बच्चों को शिक्षा देगी है ना। और ये आप देखते होंगे, ठीक है, कि जिसके घर में महिलाएं अगर पढ़ी लिखी है तो उसके घर में और भी जो बाल बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, काफी आगे निकलने का प्रयास हो जाता है। ठीक है, कह रहा कहता स्पष्ट है कि महिलाओं का विकास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप में देश के विकास के लिए क्या है, गति आवश्यक है। तो हमें इस पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारा देश, हमारा समाज और खुद हम आगे बढ़ेंगे है ना। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, और समाज नहीं आगे बढ़ेगा तो राज्य नहीं बढ़ेगा, और राज्य नहीं बढ़ेगा तो देश नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए
है ना, किसी भी रूप में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करनी चाहिए। आधुनिक युग में लिंग संबंधी विभिन्न अध्ययनों द्वारा समाज में व्याप्त असमानता को कम अथवा समाप्त करने का एक साहसिक प्रयास किया जा रहा है, ताकि एक संतुलित समाज की स्थापना की जा सके तथा देश के सभी नागरिक स्वतंत्र रूप से देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सके। चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, है ना, दोनों की भागीदारी होगी तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे कह रहा है कि लिंग संबंधी विभिन्न सामाजिक अवधारणाएं निम्नलिखित है ना। लिंग से संबंधित, है ना, बहुत सारी अवधारणाएं हैं, जैसे कि पहला है नारी शरीर। इसमें कह रहा है कि विद्वानों के द्वारा नारी के शरीर को अमूर्त, सार्वभौमिक एवं सारतत्व कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि यही नहीं, उसने विभिन्न प्राणी शास्त्रीय आयामों को दर्शाने का प्रयास किया है, जबकि इसके विपरीत नारी शरीर को समाज में सांस्कृतिक अर्थ प्रदान किए जाते हैं। समाज द्वारा नारी शरीर को सांस्कृतिक वस्तु की श्रेणी में रखा जाता है, जिस कारण कभी कभी विरोधाभासी अर्थ निकल आते हैं। उसके शरीर के अनेक अर्थ लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छोटी बालिका के शरीर का अर्थ एक किशोरी के शरीर के अर्थ से भिन्न लगाया जाता है ना। इस प्रकार एक विवाहित नारी के शरीर के भी विभिन्न अर्थ लगाए जाते हैं। वस्तुतः नारी के शरीर का अर्थ एक व्यापक उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़े होने के कारण नारी के शरीर को न केवल नियंत्रित किया जाता है, अपितु उसको वर्गीकृत करके उनके शरीर के आंकड़ों में मापा भी जाता है। यही नहीं, नारी के विभिन्न अंग, कमर, नितंब एवं उरोजो आदि के अलग अलग मापदंड निर्धारित करके व्यक्त किया जाता है। तो ये नारी शरीर के बारे में कुछ यहाँ पर वर्णन किया गया था। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो आपके सिलेबस में है मैं उसको एक बार रीडिंग दे देता हूँ, उसको समझाते हुए चलता हूँ। जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उस पर मैं थोड़ा सा जोर देते हुए भी चलूँगा, ठीक है। उसको आप लोग अंडरलाइन भी कर लेना है, नोट भी कर लेना है, ठीक है। जब मैं पीडीएफ दूंगा, ठीक है, उसके बाद भी एक बार इस वीडियो को देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि समाज में लिंग केंद्रीयता। इसमें कह रहा है दोस्तों कि वर्तमान समाज की व्यवस्था का यह एक प्रमुख अंग है। इसके द्वारा नारी के शरीर को एक ऐसी वस्तु बना दिया गया है जिसका उपभोग समाज की इच्छा अनुसार किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि एक लेखक के अनुसार लिंग का सामाजिक एवं सांस्कृतिक भेद संस्थागत होता है और यह भेद सार्वभौमिक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि लिंग की सामाजिक अवधारणा। चलिए इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में पितृसत्तात्मक समाज एवं रूढ़िवादिता प्रचलित होने के कारण देखिए ये वाला जो पॉइंट दे दिया ना, लिंग की सामाजिक अवधारणा, इसके बारे में मैं अभी ऊपर में समझा चुका हूं आप सभी को, है ना। लिंग की सामाजिक अवधारणा के बारे में देखिए दोस्तों यहाँ पर हम समझा दिए हैं, इसको दोबारा यहाँ पर रिपीट कर दिया है। वही मैं इसको पढ़ा थोड़ा सा तो हमको लगा कि ये दोबारा रिपीट कर दिया है। लिंग की सामाजिक अवधारणा के बारे में अभी तो आप लोग को समझा दिया गया था, है ना। नारी शरीर के बारे में भी यहाँ पर समझा दिया गया है, और इसके अलावा समाज में लिंग केंद्रीकरण भी समझा दिया गया है। समाज में पुरुष वर्ग के लाभप्रद अवधारणा, हाँ ये अगला पॉइंट आप सभी के लिए है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। समाज में पुरुष वर्ग की लाभप्रद अवधारणा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि पुरुष वर्ग समाज में सदैव ही लाभ की स्थिति में रहा है। जी हाँ, क्योंकि हमारा समाज कैसा है दोस्तों, हमारा समाज पितृसत्तात्मक है ना। इसीलिए, है ना, पुरुष जो है हमेशा क्या रहा है, लाभ की स्थिति में रहा है। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज पुरुष हो या महिला हो, सभी आज के ज़माने में तो महिलाएं आगे निकल रही है कि नहीं। आप अपने आसपास अड़ोस पड़ोस में देख रहे होंगे, स्कूल विद्यालय में देख रहे होंगे कि लड़कियां कितनी आगे निकल रही है, लड़के पीछे हो रहे हैं धीरे धीरे करके, है ना। तो मैं लड़कों को भी कहूँगा कि आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, ठीक है। नहीं तो आप लोग पीछे रह जाइएगा और एक दिन देखिएगा कि महिलाएं काफ़ी आगे निकल जाएगी, ठीक ना। इसीलिए आपको बराबर होकर के चलना है। कह रहा है कि यहाँ तक कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे अनेक विकास परक कार्यक्रमों का लाभ
पुरुष वर्ग को ही प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो महिलाएं उसका लाभ नहीं ले पाती है और पुरुष उसका लाभ ले लेते हैं। अधिकांश महिलाओं को तो इस संदर्भ में जानकारी ही प्राप्त नहीं होती है। सही बात है ना, बहुत सारी महिलाओं को जानकारी नहीं है। ठीक है, और न ही उनमें इतनी अधिक जागरूकता ही है कि वे इस कार्यक्रमों का लाभ स्वतंत्र रूप से उठा सके, है ना। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है महिलाओं के लिए खास करके। ठीक है, तो इसके बारे में उसको जानकारी नहीं है, हो रहने के कारण ही उसको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में जानकारी देखते रहिए, पेपर वगैरह में पढ़ते रहिए, सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चला रही है इसके बारे में आप जानकारी रखिए, उसका लाभ कैसे मिलेगा इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। समाज में परिवार रूपी संस्था ने भी पुरुष, स्त्री एवं बच्चों को एक परस्पर आबद्ध इकाई के रूप में निर्मित किया है। यही नहीं, परिवार द्वारा लिंग संबंधी स्तर भी प्रदान किए गए हैं और इस संदर्भ में सामाजिक स्त्रीकरण करते समय महिलाओं को परिवार द्वारा निम्न दर्जा प्रदान किया गया है। यही कारण है कि समाज में उनकी दशा शोचनीय स्तर पर पहुंचकर दुर्गति को प्राप्त हो गई है। ठीक है, महिलाओं को मतलब कि बराबर का दर्जा नहीं दिया गया, उसको हमेशा निम्न देखा गया, है ना, हमेशा उसको पर्दा में रखा गया, हमेशा उसको सिर्फ चूल्हा चौका में लगाया गया। इसके कारण वो क्या हुई, वो पीछे रह गई। लेकिन अगर आप उसको मौका दे करके देखिएगा तो पुरुषों से काफी आगे निकल भी जाती है कि नहीं। अगला पॉइंट दोस्तों आपका कह रहा है कि लैंगिकता या लिंग संबंधी आधुनिक एवं परंपरागत अवधारणा। इसमें कह रहा है कि आधुनिक समाज की वर्तमान स्थिति में मध्यम वर्ग की महिलाएं आजकल नए नए पेशों, उद्यमों, नई नई वृत्तियों से जुड़ रही है। सही बात है ना। आज की महिलाएं आप देखिए, नौकरी के लिए आप स्कूल में देखते होंगे, है ना, कि स्कूल में पुरुष टीचर से ज्यादा क्या है, महिलाएं शिक्षक आजकल आ गई है कि नहीं। उसको थोड़ा सा दिया भी गया है ना, थोड़ा सा छूट दिया गया है ना। छूट का मतलब ये हुआ सीट ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा था, तो उसके वजह से महिलाएं आ गई। अच्छी बात है, इससे हमारा समाज क्या होगा, शिक्षित होगा दोस्तों, है ना, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और ये बहुत पहले करना चाहिए, है ना, हर एक राज्यों को करना चाहिए ताकि इस क्या हो सके, बराबर हो सके, है ना। अभी भी बहुत सारे राज्यों में महिलाएं काफी पीछे है। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कह रहा है कि जबकि परंपरागत समाज के संस्थागत ढांचे में महिलाओं को अपने परिवार एवं समाज में अपेक्षित, उचित और महत्वपूर्ण स्थान कभी भी नहीं मिला है ना, लेकिन वर्तमान में क्या है, उसको मौका मिला तो वो काफी आगे भी निकल गई है। पुरुष समाज द्वारा आज भी महिलाओं के प्रति आधुनिक एवं परंपरागत अपेक्षाओं के कारण पुरुष का स्त्री की शारीरिक सुंदरता के प्रति दृष्टिकोण अपरिवर्तित है। आगे कह रहा है कि आज भी महिला वर्ग से यह अपेक्षा की जाती है कि नारी पुरुष वर्ग की मांग एवं इच्छा के अनुरूप ही अपने शारीरिक सौंदर्य को परिभाषित एवं अपमार्जित करे। आजकल साहित्य, पत्र पत्रिकाओं, टीवी, समाचार पत्र के द्वारा महिलाओं को एक आकर्षक छवि प्रदान करके अभिव्यक्त किया जाता है। नारी के शरीर को एक वस्तु के रूप में प्रसारित करने का कार्य आज भी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री उद्योग, मीडिया, पूंजीवादी बाजार की शक्तियों के द्वारा बदस्तूर जारी है ना। लेकिन ये सब चीज सही नहीं है। इस प्रकार बहुत ही चतुराई के साथ समाज में नारी की रचनात्मक, सृजनात्मक, बौद्धिक प्रक्रिया को नकार दिया गया है और उसको एक अबौद्धिक प्राणी ही नहीं अपितु एक देह एवं जिस्म एवं एक वस्तु, एक भोग्य पदार्थ, एक खिलौने की तरह परिभाषित, प्रचारित और स्थापित करके नारी की शक्तियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का भी कार्य हमारे समाज में भी पर्याप्त है। आपको ये मानना पड़ेगा, आप अपने आसपास देख सकते हैं, है ना, कि इस प्रकार का कार्य हो रहा है कि नहीं, इस प्रकार की दुर्गति हो रही है कि नहीं, अभी भी हो रही है दोस्तों। ठीक है, लेकिन उसको क्या करना है, हमें समाप्त करना है। ठीक है, अपने समाज से। कह रहा है कि लिंग आधारित समाजीकरण के प्रारूप, लिंगानुसार अलग अलग व्यवहार। कह रहा है कि परिवार में एक बच्चे के साथ उसके लिंगानुसार अलग अलग व्यवहार किया जाता है। जी हाँ, इस प्रकार भी देखा जाता है दोस्तों कि एक ही घर में लड़का है, लड़की है, लड़की को दोस्तों सरकारी स्कूल में भेज दिया जाता है, लड़का को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता है। ये भेदभाव ही तो हुआ है ना, लड़कियों के साथ हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। बेटा हो या बेटी हो, दोनों को अगर पढ़ाना है
तो अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, जहाँ भी पढ़ा रहे हैं, है ना। आजकल तो देखिए इतने अच्छे अच्छे टीचर आ रहे हैं सरकारी स्कूल में, ठीक है, तो वहाँ का भी माहौल काफ़ी अच्छा धीरे धीरे हो करके हो रहा है कि नहीं। तो आप एक जगह पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक ना। कह रहा है कि परिवार में एक बच्चे के साथ उसके लिंगानुसार अलग व्यवहार किया जाता है, क्योंकि परिवार में ही बच्चों को सर्वप्रथम अपने लिंग के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है ना। वहीं से जो बच्चियां हैं उनके दिमाग में आ जाता है कि हमको क्या, उसके दिमाग में नहीं आएगा कि हमको पापा सरकारी में भेज दिए, भैया को भेज दिए प्राइवेट स्कूल में, दिमाग में तो आएगा ना उसका, आखिर ऐसा क्यों हुआ, है ना, ऐसा क्यों, क्या कारण है कि उसको वहां भेजा गया, हमको यहाँ भेजा गया, है ना। तो एक मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि उसके लिंग के आधार पर उसका विकास किया जाता है और उसे उसी प्रकार के खिलौने, कपड़े आदि प्रदान किए जाते हैं। ये भी बात सही है ना, कि जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, है ना, तो बच्चियां जो होती है जैसे कि गुड़िया वगैरह से खेलेगी, है कि नहीं, चूल्हा चौका वाला खिलौने से खेलेगी, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो हमेशा बैट बॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, है ना, इन सभी खिलौनों से खेलेगा, है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। इस प्रकार से माता पिता द्वारा बचपन से ही यह अवधारणा बालक के हृदय में उत्पन्न कर दी जाती है कि अपने जीवन में उसकी किस प्रकार की भूमिका होगी, क्योंकि हमारे पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष एवं स्त्रियों का समाजीकरण बिल्कुल अलग अलग ढंग से किया जाता है ना। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि नारी पर कुछ विशेष गुणों का आरोपण। इसमें कह रहा है दोस्तों कि समाज की दृष्टि से हिंदू परिवारों में नारी को न तो किसी प्रकार का कोई निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है और न ही घर की चार दीवारी के बाहर की क्रियाओं में किसी भी प्रकार से भाग लेने का अधिकार उन्हें दिया जाता है। जी हाँ, आप भी अपने घर में देखते होंगे कि घर का जो भी निर्णय लेगा वो कौन लेगा, पुरुष लेगा, है कि नहीं। और बहुत सारे घर में अभी भी है कि महिलाओं को बाहर नौकरी नहीं करने दिया जाता है, बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता है, इस प्रकार का अभी भी व्याप्त है, ठीक ना। तो इन सभी चीज़ों से क्या करना है, हमें बाहर निकलना है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि यही नहीं, महिलाओं से आशा की जाती है कि वे अपने अधिक से अधिक समय को गृह कार्य में ही व्यक्त करें। समाज भी उनके व्यवहार में कुछ ऐसे गुणों की आशा करता है कि महिलाओं में सहनशीलता, समर्पण, परोपकारी आदि गुण अवश्य होने चाहिए, ठीक है। आगे है दोस्तों अगला पॉइंट, सामाजिक स्त्रीकरण। सामाजिक स्त्रीकरण में की प्रक्रिया में महिलाओं को पुरुषों से अलग स्तर प्रदान किया गया है, अतः लिंग के आधार पर नारी की भूमिकाएं भी अलग अलग निर्धारित की गई है, जिसके माध्यम से नारी की परिस्थिति, भूमिका, पहचान, सोच, मूल्य, अपेक्षाओं को मनपसंद रूप से गढ़ा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भूमिका का निर्धारण। इसमें कह रहा है कि वस्तुतः नारीयता के निर्माण की प्रक्रिया समाज में विद्यमान संस्थाओं, सांस्कृतिक मूल्यों, व्यवहारों, प्रथाओं, रीतियों, लिखित और एवं मौखिक ज्ञान, परंपराओं, धार्मिक अनुष्ठानों, नारी अपेक्षित विशिष्ट मूल्यों से स्थापित की गई है। बचपन से ही बालक एवं बालिका के व्यवहार को इस प्रकार से संचालित किया जाता है कि बालक को साहसिक, बौद्धिक एवं क्रमिक कार्यों की भूमिका निभाने के लिए विकसित किया जा सके और बालिका को क्षमा, भय, लज्जा, सहनशीलता, सहिष्णुता, नमनीयता को आत्मसात करने के लिए प्रेरणा प्रदान की जाती है ना। ये बचपन से ही मतलब कि उसके दिमाग में भर दिया जाता है ना। इससे भी क्या है, तो आज की महिलाएं हैं, आज की जो बच्चियां हैं वो पीछे रह जाती है, ठीक है। लेकिन इसको क्या करना है, हमें दूर करना है दोस्तों। मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं, तो सर आपको, है ना, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। आप अपने स्कूल में, आप अपने आस पड़ोस में अगर इस प्रकार का होता है तो थोड़ा सा आप, है ना, आवाज़ उठा सकते हैं अपने समाज के लिए, है ना, अपने लिए, ठीक है, अपने देश के लिए, ठीक है। तभी दोस्तों हम लोग कुछ कर सकते हैं। हम लोग एक शिक्षित वर्ग से हैं, तो इस प्रकार का कार्य हमको करना चाहिए और हम तो करते रहते हैं हमेशा, ठीक है। आपको भी ये सब कार्य करना बहुत जरूरी है, तभी कुछ हो सकता है ना, ठीक है। आगे कह रहा है दोस्तों लिंग आधारित द्विव विभाजन। इसमें कह रहा है कि आधुनिक समाज में निजी एवं सार्वजनिक रूप से भी लिंग के आधार पर द्विव विभाजन पाया जाता है।
आजकल के समाज में महिलाओं एवं पुरुषों दोनों में प्रत्येक क्षेत्र में कार्य क्षेत्र, कार्य के वेतन, निर्णय क्षमता, नेतृत्व की क्षमता आदि सभी में भेदभाव किया जाता है। जी हाँ, इस प्रकार का भेदभाव देखते होंगे। कार्य क्षेत्र की महिलाएं ये कार्य करेगी, पुरुष ये कार्य करेगा, है ना। महिलाओं को वेतन कम दिया जाएगा, पुरुष को वेतन ज़्यादा दिया जाएगा। निर्णय पुरुष लेगा, महिलाएं निर्णय नहीं लेगी, है ना। नेतृत्व पुरुष करेगा, महिलाएं नेतृत्व नहीं करेगी, ठीक ना। इस प्रकार का भेदभाव देखने को मिलता है। इसी सबको तो समाप्त करना है दोस्तों, है कि नहीं। प्रत्येक समाज में महिलाओं के लिए अलग से व्यवहार प्रतिमानों की रचना की गई, इसलिए उनसे आशा की जाती है कि वे घर की चार दीवारी में रहकर परिवार के और उसके सदस्यों के विकास में अपना जीवन समर्पित कर दे। आगे कह रहा है कि स्त्रियों का पूर्ण विकास नहीं। इस प्रकार स्त्रियों में स्वतंत्र विचार करने की क्षमता का विकास नहीं होने दिया जाता है। नारी को स्वयं के विकास के लिए कुछ भी समय निकालो की प्रेरणा न देकर उनको अपना जीवन परिवार के विकास में लगाने की प्रेरणा परिवार समाज द्वारा दी जाती है ना। महिलाओं को सिर्फ यही सीख दिया जाता है कि आप के घर में जो बच्चे हैं, जो परिवार है, उसका सिर्फ आपका ध्यान रखना है, और भी किसी चीज़ों में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। कह रहा है कि जबकि पुरुषों से आशा की जाती है कि वे घर से क्या है, घर से बाहर निकल करके अपना और समाज का विकास करे, ठीक है। तो महिलाओं में भी ये होना चाहिए कि महिलाएं भी घर से बाहर निकले, है ना, नौकरी करे, पढ़ाई लिखाई करे, सब कार्य करे, ठीक है। पुरुष बच्चों के लालन पालन, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि की जिम्मेदारी से मुक्त जीवन यापन कर सकता है ना। यानी कि लालन पालन का कार्य किसको दे दिया गया, महिला को दे दिया गया। स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा, है ना, ये सब जिम्मेदारी दे दिया गया महिलाओं को, जबकि स्त्रियां ये सभी कार्य करने में अपना जीवन बिता देती है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो सामाजिक बंधन, रीति रिवाज, रूढ़ियां इत्यादि केवल महिलाओं के लिए ही है ना, पुरुष के लिए भी बहुत कम है। आगे कह रहा है कि सामाजिक कुप्रथाएं। जी हाँ, हमारे समाज में बहुत सारी दोस्तों कुप्रथाएं हैं, है ना, जिसको क्या करना है, समाप्त करना है। एक तो सबसे बड़ा जो है वो है दहेज प्रथा, ठीक है। दहेज प्रथा, है ना। आगे है कि विधवासन, सती प्रथा। ऐसे देखिए, सती प्रथा तो अब समाप्त हो गया है ना। जो विधवा महिलाएं हैं उनका भी शादी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब तो लगभग अब समाप्त हो गया है, लेकिन दहेज वाली जो बात है ये अभी तक समाप्त नहीं हुई है और समाप्त होगी भी नहीं। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो दहेज नहीं लेते हैं, दहेज नहीं देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि पर्दा प्रथा भी लगभग अब समाप्त ही है, बहुत कम ही क्षेत्रों में देखा जाता है। इत्यादि सभी महिलाओं को ही समाज में निम्न परिस्थिति की ओर ले जाती है। पुरुषों द्वारा उत्पीड़न, महिलाओं के साथ साथ होने वाली अनेक प्रकार की हिंसा आदि घटनाएं, यह सभी यही इंगित करती है कि समाज में लिंग के आधार पर बहुत अधिक समस्याएं पाई जाती है। तो ये सारी समस्याएं हैं हमारे समाज में। अगला है लैंगिक श्रम विभाजन। इसमें कह रहा है दोस्तों कि आजकल समाज में लिंग के आधार पर भी श्रम का विभाजन किया जाता है, ठीक है। इनमें महिलाओं के लिए घर की चार दीवारी में ही उनके कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, जबकि पुरुषों का कार्य क्षेत्र संपूर्ण संसार माना जाता है ना। महिलाओं को कहा जाता है कि सिर्फ आपको चार दीवारी में रहना है, घर में रहना है, बंद रहना है, कहीं नहीं जाना है, किसी से नहीं मिलना है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप घर में रहना है। ये सभी गलत है कि नहीं। पुरुष ही सिर्फ बाहर का कार्य कर सकते हैं। इसके होते हुए भी यदि कोई महिला घर की चार दीवारी से निकलकर सामाजिक कार्य करती है तो उसे बहुत अधिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ये भी समस्या आप देखते होंगे, बहुत सारी महिलाएं इसका सामना भी कर चुकी है जो हमारा वीडियो देख रही है कि नहीं। बहुत सारी महिलाएं इस प्रकार का सामना किए हैं कि समाज उनको मतलब कि हीन दृष्टि से देखता है ना। कह रहा है कि भारत में कार्यशील महिलाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है ना। कौन कौन? तो एक कह रहा है दोस्तों कि घरेलू कार्यशील महिलाएं, दूसरा है नौकरी पेशा की महिलाएं और तीसरा है श्रमिक महिलाएं, है ना। जो हमारे भारतीय समाज में दोस्तों, है ना, महिला को 3 श्रेणी में बांटा गया। कौन कौन? तो एक घरेलू कार्यशील महिला, यानी कि जो महिलाएं सिर्फ घर में कामकाज करेगी, एक है जो नौकरी करने वाली महिलाएं और एक है श्रमिक महिलाएं, यानी कि कुछ अलग काम करने वाली, है ना। कह रहा है कि यद्यपि हमारे संविधान में महिला एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान रखा गया है, किंतु इस अधिनियम का व्यवहारिक रूप से कम ही पालन किया जाता है। जी हाँ, हमारे समाज में वर्णन है ना, कि समान काम के लिए समान वेतन, है कि नहीं।
लेकिन अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है। महिला एवं पुरुषों की मजदूरी में सदैव अंतर रखा जाता है। महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, पुरुष को ज़्यादा वेतन दिया जाता है। जब महिलाएं घर से बाहर निकलकर बाहरी कार्य क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभाती है, तब उन्हें समाज में दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, क्योंकि उनके घर के भी सारे कार्य करने पड़ते हैं और बाहर भी उनके लिए निर्धारित समय सभी कार्य करने पड़ते हैं, है कि नहीं। अब महिलाएं घर का कार्य भी करती है, बाहर की का भी कार्य करती है, तो उनको दोहरा कार्य उनको पड़ जाता है कि नहीं। जैसे आज की जो महिलाएं हैं, है ना, स्कूल में भी दिन भर कार्य करना है, घर में जाकर खाना भी बनाना है कि नहीं, सबको खाना भी खिलाना है, बर्तन भी धोना है, कपड़ा भी धोना है कि नहीं। तो दोहरा काम हो रहा है कि नहीं, है ना। स्कूल भी देखना है और घर का कार्य भी करना है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारतीय समाज में समावेशन एवं अपवर्जन में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों दिव्यांगजन का अवलोकन। चलिए दोस्तों, तो अब देख लेते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, यानी जो दिव्यांगजन बच्चे हैं, है ना, जिनको दिव्यांग की श्रेणी में रखा जाता है। कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से 40% तक सामान्य न होकर न्यूनाधिक अक्षम है, उसे दिव्यांग कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, कम से कम कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए शारीरिक विकलांगता, तभी वो दिव्यांग की श्रेणी में आएगा। दिव्यांग को पहले विकलांग कहा जाता था। जी हाँ, जो दिव्यांग है ना, पहले विकलांग कहा जाता था ना, उसको नया वर्ड से मतलब कि नवाजा गया, यानी कि दिव्यांग उसको कहा जाने लगा, ताकि उनको खराब न लगे दोस्तों, है ना। परंतु 2014 में इसका नाम दिव्यांग कर दिया गया। दिव्यांगता को अधिनियम 1995 की धारा 2 में प्रमाणित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, दिव्यांगता की धारणा। दिव्यांगता के लिए समाज में कुछ प्रचलित धारणाएं विद्यमान है कि यह पूर्व जन्मों के गलत कर्मों का फल है। जी हाँ, बहुत सारे समाज में अभी भी ये व्याप्त है कि जो बच्चे दिव्यांग हो गए हैं, है ना, किसी भी रूप में हो गए हैं, तो ऐसा मतलब कि उसके समाज में माना जाता है कि पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा, कुछ कार्य किया होगा, जिसकी वजह से ये दिव्यांग हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि पिछले जन्म में वो किया था तब इस जन्म में उसको ये प्रॉब्लम हो गया है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। परंतु विज्ञान, मेडिकल साइंस इसमें विश्वास नहीं करता है। मेडिकल साइंस का मानना है कि दिव्यांगता पुरुष की गर्भावस्था या किसी बाह्य घटनाओं में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुई हुआ है ना। दिव्यांग बच्चा कैसे हो गया है, या तो जब माँ के गर्भ में था उसी समय कुछ समस्या हुई होगी, है ना, इससे वो दिव्यांग हो गया होगा, है ना, जन्म से ही वो दिव्यांग है, या फिर जन्म के बाद उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, कोई घटना हो गई जिससे वो दिव्यांग हो गया, है कि नहीं। तो ये सारी समस्याएं हैं, पुनर्जन्म का इससे कोई रिलेशन नहीं है। आगे है दोस्तों दिव्यांगता के प्रकार। तो 21 प्रकार की दिव्यांगता को प्रमाणित किया गया है। ये आपको यहाँ से पॉइंट आपको याद रखना है, कितने प्रकार की दिव्यांगता को दोस्तों मान्यता दिया गया है भारत में, तो 21 प्रकार का। एक दृष्टिबाधित है, कुष्ठ विकार है, बौनापन है ना, तो बौनापन भी दोस्तों दिव्यांग में आता है ना। लोकोमोटर विकलांगता, पार्किंसन रोग, सिकल रोग, थैलेसीमिया हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, गंभीर न्यूरोलॉजिकल स्थिति हो गया, सेरेब्रम पॉलिसी हो गया, मानसिक विकृति हो गया, है ना, और है इसमें कम दृष्टि हो गया, बहरापन हो गया, बौद्धिक विकलांगता हो गया, मानसिक बीमारी हो गया, एसिड शिकार व्यक्ति हो गया, हेमोफीलिया हो गया, है ना, एसिड से शिकार भी जो हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, हेमोफीलिया हो गया, भाषागत विकलांगता हो गया, विशिष्ट शिक्षण विकलांगता, मांसपेशीय दुर्व्यवहार, स्पेक्ट्रम विकार। तो ये बहुत सारी दिव्यांगता के प्रकार है, टोटल 21 हैं, आप इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए इसके आगे हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि पहले विकलांग की श्रेणी 8 प्रकार की थी, है ना। पहले कितने प्रकार थी, 8 प्रकार थी, जो अब कितना हो गया है, अब 21 प्रकार इसको कर दिया गया है। जिसमें भारत में पहले विकलांगता 1% थी, जिसमें अब लगभग 2.5% व्यक्ति सम्मिलित हो गए हैं, है ना, यानी कि विकलांगता का जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ गया है। दिव्यांग व्यक्तियों को केंद्रीय सरकार में 4% आरक्षण दिया जाता है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। सेंट्रल लेवल पर कितना आरक्षण मिलता है, 4%। उन्हें सामान्य व्यक्तियों से प्रतिस्पर्धा न करनी पड़े,
तथा समाज एवं देश को अपना योगदान दे सके, इसीलिए उसको आरक्षण दिया जाता है। आगे कह रहा है दोस्तों कि विकलांग बालकों से पर्याप्त तात्पर्य ऐसे बालकों से है जो शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक दृष्टि से क्या हो वो दोष युक्त होते हैं। इस प्रकार के बालकों में सामान्य बालकों की तुलना में शारीरिक, मानसिक विकास में कमी होती है एवं इसका प्रतिकूल प्रभाव उसकी उपलब्धियों पर भी पड़ता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि शारीरिक विकलांगता। शारीरिक विकलांगता के प्रमुख लक्षण शरीर के चलने फिरने या गतिविधि करने की क्षमता में कमी होती है। नाम ही है शारीरिक विकलांगता, तो शरीर में किसी प्रकार का विकलांगता होगा, या पैर से संबंधित, हाथ से संबंधित है ना, आंख से संबंधित, कान से संबंधित है कि नहीं, मुंह से संबंधित किसी प्रकार की अन्य विकलांगता होगी, है ना। शारीरिक विकलांगता चोट हो गई या बीमारी हो गई या विकार के कारण हो सकता है। चलने फिरने के अतिरिक्त अन्य कमी भी हो सकती है। इसके प्रमुख कारण रीढ़ की हड्डी में चोट हो सकता है, मस्तिष्क की चोट, तंत्रिकाओं एवं मांसपेशियों को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारियों जैसे दिमागी बुखार, अनुवंशिक विकार, जन्मजात समस्याएं आदि। दिव्यांग व्यक्ति बहुमूल्य मानव संसाधन है। यदि उन्हें समान अवसर और प्रभावी पुनर्वास उपाय उपलब्ध हो तो उनमें अधिकांश व्यक्ति बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन व्यतीत कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं जो दिव्यांग व्यक्ति है वो बिल्कुल से लाचार है, वो कुछ कार्य नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। दिव्यांग लोग भी आजकल दोस्तों बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी दिव्यांग है ना, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, उनको समाज में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, है कि नहीं। हमेशा ये चीज़ करना चाहिए ताकि उनको ये न लगे कि हम इस दुनिया पर, इस पृथ्वी पर हम बोझ हैं, है ना, हम समाज के लिए बोझ हैं, उनको ऐसा न लगे, है ना, और वो कुछ कर सके, है ना। उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, वो बिल्कुल कर सकते हैं, है कि नहीं। सरकार भी उसके लिए उस प्रकार का मतलब कि छूट देती है, उसका अलग से वैकेंसी होता है ना। तो ये सभी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। कह रहा है कि उनके लिए ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों का संरक्षण, उनकी पूरी भागीदारी प्रदान कर सके। विकलांग यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करके प्रकाशित भी की गई है। आगे कह रहा है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान। तो चलिए अब शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक है उसकी हम पहचान कैसे करेंगे, है ना, इसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि शिक्षा की दृष्टि से शारीरिक रूप से विकलांग बालक वे हैं जिनके शरीर का कोई अंग अथवा ज्ञानेंद्रिय इतनी असामान्य होती है कि उनके कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, समायोजन करने में विशेष कठिनाई होती है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने में, है ना, शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत होता होगा। परिणाम स्वरूप क्या है, दृष्टिबाधित, है ना, दृष्टिबाधित बच्चे हो सकते हैं, श्रवण बाधित हो सकते हैं। दृष्टिबाधित मतलब जो बच्चों को दिखाई न देता हो, श्रवण बाधित मतलब जो बच्चे देख न पाते हो, है ना, मूक मतलब मूक बधिर मतलब जो बच्चे न बोल पाते हो, हकलाने वाले बालक। तो इन सभी बालक को क्या होता है, तो शिक्षा देने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन इनके लिए भी दोस्तों अलग से पढ़ाई की व्यवस्था की गई है ना। आप सुने होंगे, ब्रेल लिपि का नाम सुने होंगे, है ना। जो बच्चे बहरे बच्चे हैं ना, जो नहीं सुन पाते हैं, उनके लिए मशीन की व्यवस्था होती है ना, वो मशीन के माध्यम से सुन सकते हैं, इशारा से वो समझ सकते हैं, ठीक है। विकलांगों के अधिगम एवं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन का कारण शारीरिक विकलांगता भी हो सकती है। बालक की शारीरिक विकलांगता के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान निम्नलिखित आधार पर कर सकते हैं, जैसे कि अंग संचालन में दोष युक्त छात्र, है ना। बहुत सारे छात्र हैं जो अंग संचालन में दोष युक्त हैं। अंग संचालन के दोषों का संबंध क्या है दोस्तों, तो मांसपेशियों और शरीर के जोड़ों से है ना। तो मांसपेशियों में उनका दिक्कत हो सकता है, जोड़ में उनका दिक्कत हो सकता है, हाथ पैर को प्रभावित करता है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पैर विकलांग हो गया है या फिर हाथ से विकलांग हो गए हैं, है ना, दिव्यांग हो गए हैं, ठीक है। इस प्रकार की विशेष विषमताओं वाले छात्रों को शिक्षण की उन गतिविधियों में जिनमें शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है सीखने की कठिनाई होती है। इस प्रकार का दोष सामान्यतः छात्रों की गर्दन, हाथ, अंगुलियों, कमर, पैर आदि में हो सकता है। इस प्रकार के शारीरिक विकारों से युक्त छात्रों को सामान्यतः बैठने, खड़े होने, चलने आदि में कठिनाई होती है। इस प्रकार के छात्र अंग विकृति के कारण लिखने में कठिनाई अनुभव करते हैं, ठीक है। तो ये है दृष्टि
अंग संचालन दोष युक्त छात्र। अगला जो है दोस्तों वो दृष्टि दोष युक्त छात्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि दृष्टि दोष युक्त छात्र को भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी दिव्यांग बालक है उनको क्या करना है, तो सभी समान बच्चों के साथ हमें क्या करना है, उनको शिक्षा देना है ना, उनको समावेशी शिक्षा देना है दोस्तों, यानी कि समान शिक्षा देना है। कह रहा है कि दृष्टि दोष युक्त छात्र सामान्य पाठ्य पुस्तक पढ़ने में अक्षम होते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि में लिखी पुस्तकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये आपको याद रखना है ना। जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं उनको किस रूप में पुस्तक देनी चाहिए, ब्रेल लिपि वाले। कह रहा है कि दृष्टि दोष युक्त छात्रों को भी कई श्रेणियों होती है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनमें सामान्य दृष्टि दोष होता है, जिसके कारण वे पुस्तकों को झुक कर पढ़ते हैं एवं अपनी आंखों को बार बार मलते हैं। आंखों में भैंगेपन के कारण भी कुछ छात्रों को पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है। तो ये सभी बालक क्या है, दृष्टि दोष युक्त छात्र हैं, जिनको इस प्रकार की कठिनाई होती है। कह रहा है कि दृष्टि दोष युक्त छात्रों में स्वास्थ्य का समय समय पर परीक्षण भी करना चाहिए। जिस प्रकार जो बच्चे इस प्रकार से अगर ग्रसित हों, है ना, तो उनको हमेशा जांच करवाना चाहिए। राष्ट्रीय दृष्टिवादिता संस्थान कहाँ है दोस्तों, तो देहरादून उत्तराखंड में है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। राष्ट्रीय दृष्टिवादिता संस्थान कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में। अगला पॉइंट है दोस्तों श्रवण दोष युक्त छात्र, यानी कि जो सुन नहीं पाते होंगे बच्चे, है ना, जिनका कान से समस्या हो। कह रहा है कि शैक्षणिक प्रक्रिया और सीखने में सुनने की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती। जब तक बच्चे सुनेंगे नहीं तब तक वो आगे का कार्य कैसे करेंगे, है ना, वो समझेंगे कैसे। कह रहा है कि विद्यार्थी की श्रवण संबंधी समस्याएं उनके अधिगम की क्षमता को प्रभावित करती है। श्रवण समस्याओं के कारण वाणी दोष उत्पन्न हो जाता है। जब बच्चे सुनेंगे ही नहीं तो वो बोलेंगे क्या। इसीलिए यह आवश्यक है कि ऐसे बालकों की पहचान करके उनके सुधार करने की दिशा में उचित कदम उठाया जाए, जिससे कि वे शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके दोस्तों, है नहीं। आगे कह रहा है कि श्रवण दोष युक्त छात्रों की पहचान सरल है। इसके लिए उनके व्यवहार का अवलोकन कर उसके स्वास्थ्य की समय समय पर जांच की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। श्रवण दोष के कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं, इनका अवलोकन इस प्रकार के दोष युक्त छात्रों की पहचान करके साबित होता है। अगला पॉइंट है वाणी दोष युक्त छात्र। कह रहा है कि वाणी दोष एक प्रकार की बीमारी है। वाणी से संबंधित समस्या कुछ बच्चों के जन्म के बाद से दिखने लगती है, जो निम्न प्रकार की है, जैसे बोलते समय वाणी में कठिनाई महसूस करना, अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण करना, बोलते समय रुक रुक कर बोलना अर्थात हकलाना। बहुत सारे बच्चे हकलाते भी हैं, है ना। और कह रहा है कि आवाज की आवश्यकता को अधिक मोटा पतला होना, अपने विचारों का स्पष्ट रूप से नहीं रख पाना। तो ये सारी समस्याएं किसमें आएगा, वाणी दोष युक्त छात्र में आएगा, है ना। यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के छात्र वाणी दोष युक्त छात्र होंगे, है ना। तो यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव भी इसमें से अलग कर सकते हैं। बोलते समय वाणी में कठिनाई का परिलक्षित होना, तो ये सभी वाणी से संबंधित है। अगला है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की समस्या। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की अपेक्षा इसमें कह रहा है कि शारीरिक दोषों के परिणाम स्वरूप बालकों को हर क्षेत्र में समायोजन संबंधी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि कक्षा में कोई शारीरिक रूप से अपंग बालक हो तो उस कक्षा में प्रवेश एवं उनके बैठने के लिए समुचित व्यवस्था की जाना सर्वाधिक आवश्यक है ना। इस प्रकार का अगर बच्चा हो कि क्लास में अगर कोई बच्चे, है ना, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों, है ना, या फिर दिव्यांग, उन्हीं को हम दिव्यांग बच्चे कहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, है ना। उनको बैठने के लिए, उठने के लिए, है ना, बाहर निकलने के लिए, पढ़ने के लिए, ये सारी सुविधाएं उनको होनी चाहिए। ऐसे बालकों के लिए कक्षा में विशेष प्रकार की कुर्सी मेज की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। आगे कह रहा है दोस्तों कि दृष्टि दोष युक्त छात्रों को भी बैठने की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इनकी समस्याओं को समझते हुए उनके कक्षा में उपयुक्त स्थान पर बैठाया जाना चाहिए, ताकि उनके कक्षा में कार्यवाही में समझने में क्या हो, कठिनाई ना हो, है ना। जो बच्चे दृष्टि दोष हो उनको भी उचित स्थान मिलना चाहिए। अगर उसको पीछे बैठा दिया जाएगा तो उनको कुछ दिखेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कह रहा है कि दोषपूर्ण वाणी वाले बच्चों को भी हीन भावना की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे बिल्कुल बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ठीक है। जो भी बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं उनके साथ कभी भी हीन भावना दोस्तों नहीं अपनाना चाहिए, है ना। समान व्यवहार करना चाहिए जैसे हम सभी बच्चों के साथ करते हैं। अगला पॉइंट है कि शारीरिक विकलांग से
विकलांग शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा, है ना। तो शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। कह रहा है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ साथ संभव नहीं है। कह रहा है कि इन विकलांग बालकों को अधिगम और समायोजन संबंधी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप बालकों की हीन भावनाओं का विकास होता है। अतः विभिन्न दृष्टिकोण से विकलांग बालकों के विशेष शैक्षणिक सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न दृष्टिकोणों से विकलांग बालकों के लिए विशेष शिक्षा प्रबंध का निर्माण वर्णन यहाँ पर निम्नलिखित किया गया। जैसे अपंग बालकों की शिक्षा आखिर कैसे होगा, इसके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा जानना पड़ेगा, है ना। अपंग जो बालक हैं उनका शिक्षा, ठीक है। कह रहा है कि पंगु या अपंग बालकों में शारीरिक दोष होने के कारण वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों का सामान्य प्रयोग नहीं कर सकता और यही दोष उनके कार्यों में बाधा डालता है। इस प्रकार के दोष बालकों की हड्डी, ग्रंथि या जोड़ों में होती है दोस्तों, है ना। नाम ही है दोस्तों अपंग बालक, तो ये हड्डी में हो सकता है, जोड़ में हो सकता है ना, कोई पैर से विकलांग हो, दिव्यांग हो, या कोई हाथ से हो, है कि नहीं, दुर्घटना या बीमारी के कारण उत्पन्न हो गया हो, है ना। अपंग बालक की बुद्धि यानी कि आईक्यू जो होता है या कम या अधिक हो सकता है। जी हाँ, जो अपंग बच्चे हैं ना, तो या तो कोई जो देखते होंगे कि जो दिव्यांग बच्चे हैं तो उनका मानते हैं, ठीक है, शारीरिक उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन उनका आईक्यू लेवल काफ़ी हाई है दोस्तों, इस प्रकार भी देखा जाता है ना। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित विशेष प्रबंध किए जाते हैं ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रबंध करना चाहिए। कह रहा है कि अपंग बालकों का मानसिक स्तर सामान्य बालकों जैसा होता है, अतः उनके साथ ही शिक्षा ग्रहण करने और मानसिक विकास के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। जी हाँ, जो सामान्य बालक है उसके साथ ही उनको भी शिक्षा देनी चाहिए। उनके शारीरिक दोष के अनुसार ही उनके बैठने के लिए कुर्सी मेज की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आगे कह रहा है कि उन्हें विशेष व्यवसायों का प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए ताकि वे दूसरों पर बोझ न बन सके। जी हाँ, है ना, बैठे बैठे वो सारा कार्य कर सके, दूसरे पर बोझ न बने, वो खुद में आत्मनिर्भर बने, है ना। इस प्रकार का भी उनको कुछ बिजनेस से संबंधित सिखाना चाहिए। उनके शारीरिक दोष का ध्यान रखा जाना चाहिए। कह रहा है कि विकलांग बालकों को विकलांग अंगों के डॉक्टरों के पास भेजना चाहिए ताकि विकलांग के ऑपरेशन द्वारा ठीक होने के अवसरों का लाभ उठाया जा सके, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे भी हैं जिनको ऑपरेशन के माध्यम से जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनको ठीक किया जा सकता है ना। तो उनको इस प्रकार से डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। इसके लिए कृत्रिम अंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे कृत्रिम अंग भी बना दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, है ना, जो उस बच्चों को लगा करके वो मतलब कि समाज में अच्छा जीवन जी सकता है। इस कार्य के लिए विकलांग बालकों के माता पिता को शिक्षित करना अति आवश्यक है। विकलांग बालकों को अपनी दृष्टि के बारे में दृष्टिकोण बदलने की शिक्षा देनी चाहिए और दूसरे सामान्य लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने की भी प्रोत्साहित करना चाहिए। विकलांग बालकों का संवेगात्मक समायोजन करना बहुत आवश्यक है। इनके मन में हीन भावना को दूर करना शिक्षा की केंद्रीय उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों, है ना। तो ये सारे कार्य जो दिव्यांग बालक है उनके साथ करना चाहिए। चलिए, तो आज देखिए दोस्तों हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। और कल फिर हम इसके बाद हमें अभी देखिए दिव्यांग बालक में भी और भी बहुत सारा है, जैसे कि संपूर्ण या फिर अंध बालकों की शिक्षा को कैसे देनी चाहिए, पूर्ण बहरे जो बालक है या फिर अपूर्ण जो बहरे बालक है उसके बारे में, हकलाने वाले बालक, शारीरिक रूप से निर्बल बालक, है ना। बहुत सारी अभी समस्या है दोस्तों। एक क्लास अभी थ्योरी आपका और होगा, है ना। एक क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसको समाप्त कर दे थ्योरी को और उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं होगा लेकिन थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज़ है ना, क्योंकि हमारे समाज से संबंधित है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा समझना है और अपने समाज में इसको लागू करना है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को देखिए आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, थोड़ा सा जाते जाते एक लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर देखिए अगर आप लोग नए होंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसे आपको इसका PDF नोट्स मिलेगा दोस्तों, तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। अभी से ही आप नए ग्रुप में जुड़ जाइए, है ना। अभी से ही आप हमारे 1 अप्रैल से नया बैच शुरू होगा, उसमें जुड़ जाइएगा, है ना। जो लोग नए हैं अभी तक क्लास नहीं किए हैं तो वहाँ पर फिर से शुरू से आप लोग का क्लास करवाया जाएगा और डेली आपकी क्लास रात्रि में 9 बजे से होगी, जिसमें समान अध्ययन और DLED की क्लास होगी।
जो नए टीचर है जुड़ना चाहते हैं तो ओनली 399 है ना, इतना कम आप लोग के कल कर दिए हैं है ना, मात्र 399। ये ऑफर का लाभ आप जल्दी से उठा लीजिए, क्योंकि फिर इसका जो फॉर्म अगर फिल हो जाता है तो उसके बाद फिर इसका डेट एक सा जो पेमेंट है दोस्तों, इसका फी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जो हमारे पुराने टीचर हैं उनको मात्र अभी 201 पे करना होगा अगर आप नए बैच में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तभी आपको फिर नया तरीके से मिल पाएगा सभी चीज़, PDF है, नोट्स है, वीडियो है, ठीक है। तो पुराने टीचर अगर जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 201 पे करना पड़ेगा। ये नंबर भी आपको दिया गया है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, फ़ोन पे, गूगल पे। तो जो भी इस नंबर पे पेमेंट करेंगे है ना, अपने नंबर से या किसी और भी नंबर से, तो आप हमें अपना जो पेमेंट का रिसिप्ट होगा दोस्तों आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, जहां आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे, PDF हो, वीडियो हो, सारा चीज़ आपको, ठीक है। तो जो पुराने टीचर है उनको भी मिलते रहेगा, क्योंकि नए ग्रुप में ही फिर सभी चीज़ मिलेगा आपको। जब आपका बैच समाप्त हो जाएगा तो फिर आपको ग्रुप में नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, फिर नए ग्रुप में दिया जाएगा, ठीक है। अगर जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल तैयारी करते रहिए। हम भी तैयारी आप लोग को करवाते रहेंगे, है ना। तो 9 बजे आपको बिल्कुल तैयार रहना है। वीडियो को जाते जाते आपको लाइक जरूर करना है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।